नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है। भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है। उत्तरी, पूर्वी, गोलार्ध। बी ऑप्शंस में दिया गया है आपको पूर्वी गोलार्ध। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तर पश्चिम गोलार्ध। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। तो राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और एशिया के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है, तो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ट्यूशन बनकर आ जाए कि एशिया में राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। और विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। विश्व में राजस्थान स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। इसे है जो कि नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। उत्तर उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, ईशान। ईशान दिशा, ये ईशान हो गया, ईशान कोण। ठीक है। और यहाँ पर आग्नेय कोण। दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण कहलाता है आग्नेय कोण। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण क्या कहलाता है, वायव्य कोण। ये हो गया वायव्य कोण। और दक्षिण पश्चिम के बीच के कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है। तो विश्व में तो राजस्थान की ये स्थिति है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और भारत में राजस्थान की ये स्थिति है। ठीक है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। और एशिया में राजस्थान की दक्षिण और पश्चिम गोलार्ध की स्थिति है। ठीक है, नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। और भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम गोलार्ध। और एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण और पश्चिम गोलार्ध। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, निम्न में से राज्य के निम्न में से राज्य के किस जिले पर सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। सबसे कम तिरछी पड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको। जयपुर, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगानगर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजमेर।
बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो कि निम्न में से राज्य के किस जिले पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। सबसे कम के बारे में पूछ रहा है। सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वह कौन से जिले पर पड़ती है? श्री गंगानगर पर। ठीक है, सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक तिरछी किरणें तो पड़ती है श्री गंगानगर पर। इसके अलावा सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है तो वो है जिला बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में बांसवाड़ा तो नहीं दे रखा अपन को, याद क्या दे रखा है? डूंगरपुर। ठीक है, और डूंगरपुर ऑप्शंस के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं जो श्री गंगानगर जिले पर पड़ती हैं, और सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वे बांसवाड़ा पर पड़ती है, उसके बाद डूंगरपुर पर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कि निम्न में से अरब सागरीय, निम्न में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर नदियों के नाम दे दिए गए हैं, जोजड़ी, बेड़च, मेनाल। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? जोजड़ी, बांडी और जवाई। सी ऑप्शंस में यहाँ दिया गया है कोठारी, सोम, रूपारेल। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेनाल, मेनाल, कोठारी और वेड़च। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि निम्न में से अरब सागरीय अव्वा तंत्र का उदाहरण है। इसमें से वो नदी देखनी है जो अरब सागरीय अव्वा तंत्र का भाग है। देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन, जोजड़ी, बांडी और जवाई। क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही? क्योंकि जो जोजड़ी, बांडी और जो जवाई नदी है किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। और लूणी नदी किसका भाग है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। किसमें गिरती है लूणी नदी? कच्छ के रण में। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है बेड़च, और जो बेड़च नदी है किसकी सहायक नदी है? बनास की। और बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। और चंबल किसमें गिरती है? यमुना में। और ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग हुआ। ठीक है, यहाँ पर बेड़च दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोठारी दे रखा है, कोठारी भी बनास नदी की सहायक नदी है। इस वजह से ये ऑप्शन कट हो गए। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये किसकी सहायक नदी है? लूणी की। लूणी की सहायक नदी, सहायक नदियां। और लूणी नदी के सभ्य तंत्र का भाग है अरब सागरीय, अरब सागरीय अववा तंत्र का भाग है। ठीक है, किसमें गिरती है लूणी नदी? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में विलय होने वाली नदी है। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज है जो कि क्लियर करवाई जा रही है। ठीक है, और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्या पूछा गया है कि राजस्थान की वह जनजाति, राजस्थान की वह जनजाति
जो अपने विवादों का निपटारा जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, हरिजन से करवाती है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। कथोड़ी, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है डामोर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सांसी, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गील। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान की वे जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है? सांसी जनजाति। और जो सांसी जनजाति है कहाँ पर निवास करती है? भरतपुर में। ठीक है। और जो सांसी जनजाति है इसकी दो शाखा है, सांसी जनजाति शाखा। कितनी शाखा है इसकी? दो शाखा। कौन कौन सी शाखा है इसकी? एक तो बीजा है और दूसरी है माला। ध्यान में रखना है, बीजा और माला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांसी जनजाति की कितनी शाखा है, तो दो शाखा है। कौन कौन सी शाखा है? बीजा और माला। इसके अलावा कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर में। और डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है। और सांसी जनजाति भरतपुर में और भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 5। यहाँ पर आपको भूगोल के, कला संस्कृति के और इतिहास के है जो कि 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। और आप है जो कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट निकलते हैं, कितने रोंग निकलते हैं, अपनी तैयारी का आप आकलन करते चले जाइए। ठीक है, परीक्षा से पहले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि दानापुर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? निम्न में से किस जिले में स्थित है? परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर, बीकानेर, बाड़मेर, बारा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि दानापुर सुपर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। दानापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो क्या करोगे फिर आप? देखो, राजस्थान में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और इसी से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि राजस्थान में प्रथम
सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, पावर प्लांट है कहां पर है बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल है जो कि पावर प्लांट कहां पर स्थित है, तो क्या करोगे आप बताइए। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पर थर्मल लिखना भूल गई मैं, थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर स्थित है, तो ये है छबड़ा बारा में। अंतर है इसमें, ठीक है, क्या अंतर है, ये सुपर क्रिटिकल है, ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ये है छबड़ा बारा में। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि राजस्थान में प्रथम अल्ट्रा अल्ट्रा क्रिटिकल अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट ये स्थित है, कहां पर स्थित है, राजस्थान में प्रथम अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो यह है दानापुर बांसवाड़ा। दोनों में तीनों में काफी अंतर है, ठीक है। सुपर थर्मल पावर प्लांट तो कहां पर स्थित है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, और राजस्थान में प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है छबड़ा बारा में। इसके अलावा अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रथम है दानापुर बांसवाड़ा में, ठीक है, तो तीनों में काफी अंतर है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि दानापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट है, तो ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे और यहाँ से है जो कि क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि बेसरी और भंवरकड़ी, बेसरी और भंवरकड़ी नामक आभूषण, नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, गले, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाक, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाथ। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि बेसरी और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है मैंने, तो कर लीजिए अब। बेसरी और भंवरकड़ी ये कहाँ का आभूषण है, नाक का, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताया था मैंने नाक में पहने जाने वाले आभूषण बेसरी है, नथ है, कांटा, चुन्नी, चोप, भोगली, पीणी और लूंग, ये नाक के आभूषण है। इसके अलावा हाथों के, पैरों के, गलों के आभूषण भी मैंने आपको बता दिया है, तो राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा वाला टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये नाक पर पहने जाने वाले आभूषण है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। कि निम्न में से किस शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ही है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। जयपुर के सवाई जैसी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर के सवाई राम सिंह। सी ऑप्शंस में जोधपुर के हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे। निम्न में से किस शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया। किसने दिया था। यहाँ पर दो ऑप्शन में तो जोधपुर जोधपुर दे रखा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि जयपुर का जो परंपरागत शिल्प है वो ब्लू पोर्ट्री है, आप सभी जानते हैं। तो अब दो बचे हैं आपके पास ऑप्शन, तो देख लीजिए आप। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर क्या पूछा गया कि ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया तो राम सिंह द्वितीय ने दिया था, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्लू पोट्री की कला को लेकर कौन आया था। तो क्या करोगे फिर आप। मान सिंह प्रथम। ठीक है, ब्लू पोट्री ये है जयपुर का परंपरागत शिल्प। ठीक है, और ब्लू पोट्री को लेकर कौन आए थे। मान सिंह प्रथम। ठीक है, और सर्वाधिक विकास क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ किसके समय में, तो राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, तो ब्लू पोट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प है और ब्लू पोट्री को लेकर कौन आए थे। मान सिंह प्रथम। और सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है। कृपाल सिंह। कृपाल सिंह। और कृपाल सिंह को 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है जैसे कि ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है कोटा। सुनहरी पोट्री के लिए बीकानेर। इसके अलावा कागजी पोट्री। कागजी पोट्री के लिए अलवर। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहां पर ट्यूशन दिया जा सकता है। ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर और ब्लैक पोट्री के लिए कोटा। इसके अलावा सुनहरी पोट्री के लिए बीकानेर जिला जाना जाता है और कागजी पोट्री के लिए अलवर। ठीक है, यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है आपसे। कि दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। मुख्य पीठ स्थित है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको आमेर। बी ऑप्शंस में दिया गया है मंडोर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है करौली। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नारायणा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ये दादू पंथ की मुख्य पीठ स्थित है कहाँ पर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो दादू पंथ की मुख्य पीठ है वो नारायणा में है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और दादू दयाल का जन्म कब हुआ था। दादू दयाल का जन्म ये हुआ था 1544 में अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद
गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और अकबर से मुलाकात, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अकबर से इनकी प्रथम मुलाकात हुई थी। अकबर से प्रथम मुलाकात वो हुई थी 1585 में। ठीक है। और जो दादू पंत का जो साहित्य है वे किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है। और दादू पंत की कितनी पीठ है? इनकी प्रमुख कितनी पीठ है आप मुझे बताइए, और पीठों का नाम भी बताइए कौन कौन सी पीठ है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वे 5 पीठ है। कौन कौन सी पीठ है? प्रमुख 5 शाखा कौन कौन सी है? खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। ठीक है। 5 प्रमुख इनकी शाखा है। खालसा, खाकी है, विरक्त है, उत्तरादे है और नागा है। और नागा जो पंथ है इसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे? सुंदरदास। ठीक है। तो दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। लेकिन अकबर से इनके द्वारा जो कब मुलाकात की गई थी? 1585 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर से प्रथम मुलाकात हुई थी इनकी 1585 में। और दादू पंत का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। इसके अलावा जो दादू पंत के जो सत्संग स्थल है उन्हें क्या कहते हैं? सत्संग स्थल। इनके जो सत्संग स्थल है उसे जानते हैं अलख दरीबा के नाम से। अलख दरीबा। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में? तो जो आपको यहाँ पर थ्योरी लिखवाई जा रही है वो भी आप कंप्लीट याद कीजिए। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजा मंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय, स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष था। प्रजामंडल वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, पूरे लाल भैया, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है माणिक्य लाल वर्मा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बलवंत सिंह मेहता, मेहता। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजा मंडल, 1938 ही है। ठीक है। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष पूछा गया है आपसे यहाँ पर। आपको पता है कि जो मेवाड़ प्रजा मंडल है उसकी स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा, जिन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। मेवाड़ प्रजा मंडल ये वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जिन विद्यार्थी ने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिए। 1938 में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। माणिक्य लाल वर्मा द्वारा, और इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ का गांधी कहा जाता है तो माणिक्य लाल वर्मा को। ठीक है। और मेवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये बताइए मुझे? बलवंत सिंह मेहता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से दूसरा कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता, ये तो अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजा मंडल के।
ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे वे कौन थे, भूरेलाल भैया, भूरेलाल भैया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत सिंह की अध्यक्षता में, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वे थे भूरेलाल भैया। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, कुछ युद्धों की सूची दी जा रही है, कुछ युद्धों, कुछ युद्धों की सूची दी गई है। कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए, जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। यहाँ पर युद्धों के नाम दे दिए गए हैं, तो आप उनको क्रम में रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सुमेल का युद्ध, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया है, बंटवाड़ा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। और ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 2 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 2 1 4, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप क्या करोगे, कि कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे, तो आपको क्रम में रखना है इनको। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था ये तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। ठीक है, समझ में आया आपको। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर, बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, और ये हुआ था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। ठीक है, सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। इसके अलावा जो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1761 में, और किस किस के बीच में हुआ था, ये सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम और शत्रुशाल पाड़ा, शत्रुशाल पाड़ा के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना है इस प्रकार से आपको। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का 1191 में, उसके बाद फिर 1527 में खानवा का युद्ध। ये तो क्रम बिल्कुल सही जम रहा है। सुमेल का युद्ध फिर उसके बाद हुआ था, और उसके बाद फिर बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो हमारा क्रम यहाँ पर क्या रहेगा, 1 2 3 और 4। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो तराइन का युद्ध 1191 में,
उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, सुमेल का युद्ध 1544 में, और फिर भटवाड़ा का युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था 1761 में। हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ ये युद्ध बता दिया वो मैंने आपको। ठीक है, तो आज की डिस्कशन हमने सॉल्व कर ली है, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।